हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था कंडक्टर। तो आज हम कंडक्टर को ही कंटिन्यूस करेंगे। और कंडक्टर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस में, यानी कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करना है या फिर आपको एज ए ट्रांसमिशन यूज़ करना है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन यूज़ करना है, तो हमारे पास तीन तरह के कंडक्टर मटेरियल थे। एक था आपका हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम, एक था आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर और एक था आपका ACSR कंडक्टर। अब हम जो कंडक्टर में जो अपने टॉपिक बच जाते हैं उनकी उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर के अंदर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो हम पहले से भी स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे AC सप्लाई के दौरान जो रेजिस्टेंस है वो DC रेजिस्टेंस से कहीं ज़्यादा आता है। तो उसके रीज़न को समझेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे रेजिस्टेंस के बेसिक फॉर्मूले से और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस से। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो रो एल अपॉन ए के अंदर जो रो आता है वो उसका स्टैंडर्ड क्या लिया जाता है, ये सब पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि AC में रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा होता है और जो दोनों इफेक्ट हैं, स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, दोनों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहले कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस का जो रोल है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, रेजिस्टेंस जो है आपका दो टाइप से निकाला जाता है। एक जो सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है, जो आपके डायमेंशन बेस फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन बेस फॉर्मूला। इसी को हम बोल देते हैं DC रेजिस्टेंस, डायमेंशन बेस फार्मूला या फिर DC रेजिस्टेंस। इसमें हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको अगर जिस जो मटेरियल यूज़ लिया गया है उसकी अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पता है, यानी कि रो, उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इन तीनों से हम उसका क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और जो दूसरा जो मेथड है रेजिस्टेंस निकालने का वो है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं I²R क्या होता है, पावर को बताता है। और इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल पावर लॉस बोल सकते हैं, पावर लॉस I²R। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो पावर लॉस होगा, रेजिस्टिव लॉस होगा, वो क्या होगा, I²R पावर लॉस होगा। अब यहाँ पे अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या किया जाएगा, पावर लॉस डिवाइडेड बाई करेंट स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो अगर हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो तो आपका डायमेंशन बेस रेजिस्टेंस है, इसको हम DC रेजिस्टेंस बोल देते हैं। दूसरा मेथड होता है कि हम उसके अंदर पहले पावर सप्लाई दें। सपोज ये आपका कंडक्टर है, इसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, इसमें वोल्टेज सोर्स लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम ये वोल्टेज सोर्स DC भी हो सकता है और AC भी हो सकता है। उस वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कंडक्टर का करंट निकाल करके और उसको I²R करके हम यहाँ पे लॉस निकालते हैं। तो दूसरा मेथड ये होता है। तो इससे भी इसका रेजिस्टेंस आ सकता है, तो वो उसको हम यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, पावर लॉस डिवाइडेड बाई करंट स्क्वायर। तो ये अपना हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि DC के केस में, जब हम DC की बात करते हैं, सप्लाई आपके पास DC है, तब हम जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं वो किसके इक्वल आता है, डायमेंशन फॉर्मूले से जो निकाला जाता है रेजिस्टेंस, यानी कि डायमेंशन बेस रेजिस्टेंस के क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसलिए हम DC के केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, डायमेंशन फॉर्मूले वाला रेजिस्टेंस दोनों को सेम मानते हैं। बट इन द केस ऑफ AC यहाँ पे क्या होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है, किससे, जो आपका डायमेंशन बेस वाला फॉर्मूला यानी कि रो एल अपॉन ए से। तो AC का जो रेजिस्टेंस है वो DC सेम कंडक्टर के लिए DC सप्लाई के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा जो होता है, इसके दो रीजंस हैं जो AC सप्लाई में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो रीज़न है वो है आपका स्किन इफेक्ट, और जो सेकंड रीज़न है वो है आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्किन इफेक्ट को, और अगर आपको स्किन इफेक्ट समझ में आ जाएगा तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि AC के केस में जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सप्लाई को लगाने के बाद, तो वो उसके डायमेंशन रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है। तो इन सब इफेक्ट्स को हम देखने वाले हैं। अब सेकंड पॉइंट जो आएगा वो ये है कि फॉर्मूले में अपने पास क्या है, रो एल अपॉन ए। अगर हम फॉर्मूला बेस रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, रो एल अपॉन ए आएगा। अब ये जो आपका रो है, ये रो जब आप डाटा सीट लेते हो, डाटा सीट का मीनिंग क्या है, आपने जो है मार्केट से जो कंडक्टर मटेरियल लिया, सपोज हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो ये जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का मटेरियल का जो वायर आएगा, इसके साथ एक
जो लाइन लिखी होगी वो होगी इसकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी कितनी है, 97% है। अब कोई भी चीज़ का अगर हम परसेंट निकालते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस हमें लेना होता है कि किसका 97% है। अगर हम सिर्फ सिर्फ डाटा सीट को देखें तो आपको मिल जाएगा 97%। अब इसमें जो अपने पावर सिस्टम है उसमें बेस क्या लिया जाता है, वो बेस जो है वो होता है आपका एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो रो कंपेयर किया जाता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का, जो भी हम जैसे हार्ड्रॉन कॉपर की बात की, हार्ड्रॉन एल्यूमिनियम की बात की, तो किससे कंपेयर करेंगे हम, वो कंपेयर करेंगे हम एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड से। तो हम लिख सकते हैं रो इज कंपेयर्ड विद द एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड। इस जो ये मटेरियल लिखवाया है मैंने यहाँ पे द एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड, इसको हम लिख देते हैं IACS। अब ये जो इंटरनेशनल एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड है, इस मटेरियल की जो है आपकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है 0.01724 ओम स्क्वायर मिलीमीटर पर मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जानते हैं रो है जो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और इसी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल का हमें स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी देखनी है तो उसको कंपेयर करते हैं हम IACS मटेरियल से। तो जो आपका ये 0.017241 है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें, अगर आप हार्ड ड्रॉन कॉपर लेते हो, हार्ड ड्रॉन कॉपर, तो हार्ड्रॉन कॉपर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 97%। अब आपको पता चल गया है किससे कंपेयर करना है, 0.017241 का 97% निकालेंगे तो हार्ड्रॉन कॉपर की क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो इस तरह से है जो डाटा सीट में डाटा गिवन होता है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए एक और पॉइंट देख सकते हैं, ये सबको मीनिंग इसका पता ही है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो RT इज इक्वल टू क्या होगा, R20 इंटू 1 प्लस एल्फा 20 इंटू T-20। ये एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम RT लेते हैं तो R0 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे टी लिख सकते हैं क्योंकि आपने जो डेल्टा टी है डिफरेंस में, उसमें प्राइमरी को क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया। बट अगर आप रूम टेम्परेचर से कंपेयर कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपके नेटवर्क में भी आता है फॉर्मूला। तो ये जो है रेजिस्टेंस को टेम्परेचर डिपेंडेंसी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब हम वापस से चर्चा करते हैं इफेक्ट्स की। जिस इफेक्ट्स की हमने बात की थी, स्किन इफेक्ट कि जो आपका AC सप्लाई के दौरान जो रेजिस्टेंस आता है वो DC से कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है। इसका रीज़न समझिएगा कि जो आपकी DC सप्लाई होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी होती है उसमें। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी यानी कि उसके, अगर हम किसी भी कंडक्टर को ऐसा मान लेते हैं कि वो बहुत सारे सिलेंडर्स से मिलकर बना है, सिलेंडर यानी कि डिफरेंट डायमीटर्स के लेयर्स हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है, तो इन ईच सिलेंडर DC के केस में जो है आपका करंट डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और अगर करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, ρl अपॉन A आएगा। क्योंकि करंट की डेंसिटी एसिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल हो जाती है तब जो है डिफरेंस आपका रेजिस्टेंस में आ सकता है। अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो कोई डिफरेंस नहीं आना है। तो DC के केस में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। जबकि जो आपका AC है, AC के केस में क्या होता है, करंट जो है आपका क्राउड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इससे हो क्या रहा है, पहले तो हम इसका रीज़न समझते हैं कि AC में ऐसा होता क्यों है। देखो DC में तो यूनिफॉर्म हो गया, बट AC में क्या हो रहा है कि जो करंट है वो सरफेस पे ज़्यादा फ्लो करता है, किसकी बजाय, इनर जो आपकी सिलेंड्रिकल लेयर्स हैं उसकी बजाय। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम इसको समझना चाहें तो हमने क्या मान लिया है कि जो आपका पूरा टोटल करंट है वो इस कंडक्टर में I फ्लो कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट जो सिलेंड्रिकल लेयर हैं उनमें करंट हो रहा है सपोज NI। तो सभी अगर NI करंट टोटल फ्लो कर रहा है तो NI करंट क्या है, N डिफरेंट लेयर्स में करंट है। अब होता क्या है कि जो इंटरनल लेयर्स हैं, इंटरनल लेयर्स में जो है दो तरह का फ्लक्स काम करेगा। एक तो जो इंटरनल फ्लक्स है और एक क्या है, एक्सटर्नल फ्लक्स है। इंटरनल फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स। अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज होता है, इसका मीनिंग क्या है कि फ्लक्स पर यूनिट करंट भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या हो जाता है, आपका इंडक्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, और इंडक्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सएल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंटरनल लेयर्स के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अब अगर हम यहीं पे देख लेते हैं एक्सटर्नल लेयर्स की बात करें तो एक्सटर्नल लेयर्स में क्या हो रहा है,
ये लेयर्स क्या हैं? ये हाइपोथेटिकल लेयर्स हैं, यानी कि आपका कोई सॉलिड कंडक्टर भी है तो उसको हमने क्या मान लिया है कि वो डिफरेंट सिलेंड्रिकल लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो जो एक्सटर्नल लेयर होगी यहाँ पर, तो इंटरनल लेयर्स में तो इंडक्टेंस ज़्यादा है तो एक्सेल ज़्यादा होगा, और एक्सटर्नल लेयर्स में क्या होने वाला है कि ओनली कौन सा फ्लक्स वर्क कर रहा है वहाँ पे? एक्सटर्नल फ्लक्स। एक्सटर्नल फ्लक्स काम कर रहा है, एक्सटर्नल फ्लक्स ओनली होगा तो इंडक्टेंस कम होगा, किसकी बजाय? इंटरनल लेयर्स की बजाय। और अगर इंडक्टेंस कम है तो यहाँ पे जो इनका इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी कि एक्सएल है वो भी कम होगा। अब यहाँ पे इम्पीडेंस जो पाथ में होने वाला था वो क्या हो गया? कम हो गया। अगर पाथ में इम्पीडेंस कम होगा तो करंट जो है कहाँ पर फ्लो करेगा? करंट हमेशा जो कम इम्पीडेंस वाला पाथ है वहाँ पे फ्लो करता है, तो ये करंट हमेशा आउटर लेयर्स में यहाँ पे फ्लो करेगा। तो इसी वजह से जो डीसी के केस में तो क्या हो रहा था कि जो करंट है वो उसको फ्लो करने के लिए टोटल स्पेस अवेलेबल था, बट एसी के केस में क्या हो रहा है कि जो इनर सरफेस है, इनर लेयर्स हैं, इनर सिलेंड्रिकल लेयर्स हैं, वहाँ पे करंट कम फ्लो कर रहा है, बहुत कम फ्लो कर रहा है, और जो बाहर की लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स हैं, वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो जो करंट यहाँ पर ए एरिया में फ्लो कर रहा था, अब यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे ए माइनस ए डैश हो जाएगा। एरिया कम हो गया क्योंकि जो पहले उसके पास टोटल एरिया ए था उसमें से हम माइनस कर देंगे कौन सा एरिया? जो इनर सरफेस में फ्लो कर रहा था, इनर सरफेस का जो एरिया था, इनर सिलेंड्रिकल्स का जो एरिया था। तो अगर एरिया कम हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और जब एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसीलिए क्या होता है कि एसी के केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या आता है? ज़्यादा आता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है? ज़्यादा आती है। तो वैसे तो रेजिस्टेंस क्या है? एक डायमेंशन बेस्ड क्वांटिटी है, बट फिर भी जो है एसी के केस में डायमेंशन वाले फॉर्मूले से निकाला गया रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, कम आता है, किसकी बजाय? इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बजाय। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि इन एसी रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर करेंट, सो रेजिस्टेंस क्या होगा? सो रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड। ठीक है। अब यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि स्किन इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हो, डायमीटर को इंक्रीज़ करते हो, परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हो, तो स्किन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा? तो स्किन इफेक्ट के लिए जो है तीनों क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करने पे स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। इनकी स्किन इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा आएगा। तो फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा डोमिनेंट होगा। इसीलिए जो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स होते हैं वहाँ पे स्किन इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडक्टर का भी डायमेंशन फॉर्मूले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आता है। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से स्किन इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। कंडक्टर का डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो भी स्किन इफेक्ट जो है ज़्यादा डोमिनेंट होगा। उसके अलावा अगर परमिएबिलिटी, अगर मटेरियल की इंक्रीज़ हो जाती है तो भी जो है स्किन इफेक्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं जिससे आप इसको समझ सकते हो। तीनों क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के बाद स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाता है? ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। स्किन इफेक्ट का एक पॉइंट था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ACSR कंडक्टर की एप्लीकेबल, जो ACSR कंडक्टर एप्लीकेबल हैं, इसका रीज़न क्या है? स्किन इफेक्ट। क्योंकि स्किन इफेक्ट ही क्या बनाता है कि जो आपका स्टील रेनफोर्स्ड है, यानी कि जो इनर सिलेंडर है वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता, ओनली जो आउटर कंडक्टिंग लेयर्स हैं उन पे करंट फ्लो करता है, यानी कि जो किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो इस ACSR क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि यहाँ पे कौन वर्क करता है? स्किन इफेक्ट। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, अब कंडक्टर के बारे में हमने रेजिस्टेंस देख लिया, और इसी तरह से जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मीनिंग भी यही है कि वहाँ पर भी अगर, यहाँ पर तो हमने बात की एक सिंगल कंडक्टर की, हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, 3 फेस 4 लाइन भी हो सकती है, 3 फेस 3 लाइन भी हो सकती है। तो उन, और अगर डबल सर्किट लाइन है और अगर इसके अलावा बंडल कंडक्टर्स हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि करंट कंडक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपस में क्या करते हैं? प्रॉक्सिमिटी, यानी कि एक कंडक्टर का फ्लक्स दूसरे कंडक्टर के फ्लक्स को कट करता है, और इससे भी क्या होता है? करंट डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी क्या करता है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। तो सब खेल किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का है। क्योंकि डीसी के केस में फ्लक्स कोई इंपिडेंस प्रोड्यूस नहीं करता है, बट एसी के केस में क्या करेगा? इंपिडेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के बारे में। अब कंडक्टर चैप्टर में हमें जो लास्ट टॉपिक देखना है वो है आपका इकोनॉमी लॉ। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि कंडक्टर की इकोनॉमी से बेस कौन सा लॉ है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको टिक करना होता है केल्विन्स इकोनॉमी लॉ। हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल भी समझ लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया केल्विन्स। बेसिकली आपको नाम याद रखना है कि केल्विन्स इकोनॉमी लॉ है जो कंडक्टर की, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके एरिया को डिसाइड करने के लिए, इकोनॉमिकल एरिया को डिसाइड करने के लिए यूज़ लिया जाता है। तो केल्विन्स इकोनॉमी लॉ। अब
दो तरह का यहाँ पे कॉस्ट आती है, एक तो होती है एनुअल कॉस्ट एंड डिप्रिशिएशन कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है, स्टैंडिंग चार्ज है, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस ये वाली जो कॉस्ट है वो एरिया क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एरिया है उतनी ज़्यादा कॉस्ट है, यानी कि एरिया के साथ कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बट हम जानते हैं कि जब एरिया इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो जो आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, पावर लॉस हैं, वो भी आपकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पावर लॉस है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने से कम हो जाएंगे, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम होती है। तो जो आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड आती है वो कॉस्ट आपकी एरिया का क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1 अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। तो यहाँ पे जो एरिया है, ये जो कॉस्ट है सेकंड कॉस्ट, ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया हो जाती है। तो एक कॉस्ट है जो आपकी एरिया की प्रोपोर्शनल है और दूसरी कॉस्ट क्या है, एरिया की रेसिप्रोकल है। अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए, एनुअल टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, C1 + C2। तो ये हो गई आपकी, इस कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो क्या आएगा, C1 = K1A, एंड सेकंड क्या आएगा, C2 = K2/A। अगर इसको हम सम कर देते हैं, K1A + K2/A। अब ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है। अब हमें देखना है कि कहाँ पर ये मिनिमम होता है। तो जब भी हम ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी होती है, हमें ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तो अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है तो हम डिफरेंशियल मेथड से ही ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अदरवाइज और जो मेथड हैं ऑप्टिमाइजेशन के वो आपके हो जाते हैं, जैसे आपका इकोनॉमी का जो हम चैप्टर एक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो लोड शेडिंग वगैरह, यानी कि आपका जो कितना जनरेटर से सप्लाई लेनी है, कितना इकोनॉमिक पावर सिस्टम का जो चैप्टर आएगा, उसमें हम जो ऑप्टिमाइजेशन के जो तरीका यूज़ करेंगे वो आपका लैग्रेंजियन मेथड यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं और कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे जो आपका ऑप्टिमाइजेशन करना है वो एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, dC/dA = 0, आपको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू है। तो जब आप उसको चेक करते हो D²/C/dA² करके, यानी कि सेकंड डिफरेंशिएट करके, तो जो वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है। इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे जो आपकी कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, तो वो एरिया जो आपका आने वाला है वो आता है आपका यहाँ पे A = √K2/K1। तो ये पॉइंट कौन सा है, मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट है। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट कब होगी, जब एरिया क्या होगा, √K2/K1 होगा। अब ये जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था कैल्विन्स इकोनॉमी लॉ जिसको हम बोलते हैं, इसको मॉडिफाई किया बाद में जी कैप ने। तो जी कैप ने जब अपना रिसर्च पेपर दिया, उसके अंदर जो इकोनॉमिकल लॉ बनाया गया उसमें जो कॉस्ट थी, जो इनिशियल कॉस्ट में जो स्टैंडिंग चार्ज था उसको ऐड कर दिया गया। तो इसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड कैल्विन्स लॉ। मॉडिफाइड कैल्विन्स लॉ के अंदर पहले यहाँ पे लिख सकते हो आप जी कैप, जिनका ये पेपर पब्लिश हुआ था जी कैप। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो किस तरह की ली गई, C1 हम इसको बोल देंगे। यहाँ पे आपने स्टैंडिंग चार्ज भी ऐड कर लिया जो कांस्टेंट कॉस्ट है, प्लस K1A। बाकी सब क्या है, सेम है। जैसे वहाँ पे C2 था, यहाँ पर भी C2 है, K2'/A। अब यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। तो x क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रेशिएशन पर यूनिट। तो अब क्या होगा, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, C1 कॉस्ट है जो C1 कॉस्ट अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, K0 प्लस K1 A × क्योंकि x क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रेट गिवन है। यानी कि कुल मिलाकर जो कैल्विन्स मॉडिफाइड लॉ था वहाँ पे इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बना दिया गया, क्योंकि स्टैंडिंग चार्ज ऐड कर दिया गया। और यहाँ पे इसके अलावा स्टैंडिंग चार्ज में जो कांस्टेंट चार्ज आते हैं, जैसे आप टावर, अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर आप लगा रहे हो तो उसके साथ एक चार्ज लगेगा जो टावर्स का चार्ज है, वो कांस्टेंट चार्ज है। तो वो सब यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने एक रेट इंक्लूड किया है कि कितना आपका डिप्रिसिएशन पर यूनिट हो रहा है और एनुअल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो उसको यहाँ पे हमने ऐड करके लिख दिया है। अब यहाँ पे भी वही किया जाएगा जो लास्ट में किया था। टोटल कॉस्ट क्या होगी, C1 + C2। अब टोटल कॉस्ट पता है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, मिनिमम निकालना है, तो फिर क्या किया जाएगा, dC/dA, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एरिया। तो जब इसको =0 करते हैं तो क्या होता है, K2/A
इज इक्वल टू K1 डैश एक्स है। यही पॉइंट, इसी तरह का पॉइंट वहाँ पे मिला मिला था, यानी कि जो कॉस्ट आपकी एरिया के प्रोपोर्शनल है और जो कॉस्ट आपकी एरिया के रेसिप्रोकल है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तब जा करके है कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है मैथमेटिक्स में। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ से हम एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा, √K2/K1 - एक्स। तो ये मॉडिफाइड जो किया जी कैप ने किया, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ। तो अब तक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन यहाँ से बनाया वो मोस्टली आपसे इस लॉ का नाम पूछा जाता है PSU एग्जाम्स और आपके जो जेई लेवल के एग्जाम्स हैं। बाकी एग्जाम्स में हो सकता है मैथमेटिकल पूछा जाए, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अगर इसका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया होगा तो हम उसको प्रैक्टिस लेक्चर्स में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका कंडक्टर जो था चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब कंडक्टर के बाद हमने जो बात करनी है वो है करनी है केबल की, क्योंकि मैंने आपको जो टोटल टॉपिक बताए थे वो बताए थे। अगर हम फिजिकल डिज़ाइन की बात करें तो आपका कंडक्टर, पावर केबल, और उसके बाद हमको इंसुलेटर की बात करनी थी, और इंसुलेटर के बाद हम सेकंड टेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले करते हैं पावर केबल को। अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं दो तरह की थी, एक ओवरहेड कंडक्टर था और एक केबल थी। तो ये पावर केबल है। पावर केबल में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि एक तो अंडरग्राउंड होती है, और अंडरग्राउंड होगी तो इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराना होगा। क्योंकि जब आप ओवरहेड लाइन लगाते हो तो इंसुलेशन का काम कौन करती है, एयर करती है। तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की कैपेसिटी होती है वो काम जो इंसुलेशन काम है एयर कर देती है। बट पावर केबल के अंदर अगर आपको जो है इंसुलेशन देना है तो उसके लिए इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना होगा। जब इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाएगा तो उसके साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें आएंगी, वो भी यहाँ पे हमें केबल में लगानी होगी। तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका कंडक्टर जो अभी तक हमने स्टडी किया है, ये हो गया आपका कंडक्टर। अब कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है। अभी सिंगल कोर केबल भी हो सकती है और मल्टी कोर केबल भी। सिंगल कोर केबल का मतलब है कि सिंगल कोर है तो उसके अंदर सिंगल कंडक्टर हो गया, सिंगल फेस लाइन होगी। मल्टी कोर केबल है तो वहाँ पे 3 फेस के लिए 3 कंडक्टर्स की लाइन जा सकती है। डबल सर्किट भी हो सकता है पॉसिबल अंदर, अगर हम सिंगल कंडक्टर के लिए, सिंगल फेस के लिए डबल कंडक्टर लाइन को यूज़ करें तो ये कंडक्टर हो गया। उसके ऊपर हमें यूज़ करना है इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन मटेरियल आपका हो सकता है यहाँ पे जो माइका है, पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं। वो पेपर इंसुलेशन भी दो तरह से होते हैं कि पहले आप उसमें ऑयल ऐड करो या फिर उसमें बाद में ऑयल ऐड करो। दोनों तरह की केबल्स होती हैं, प्री इम्प्रीग्नेटेड केबल और मास इम्प्रीग्नेटेड केबल, वो हम नोट कर लेंगे। तो पहले कंडक्टर है, उसके ऊपर क्या आ गया, आपका इंसुलेशन आ गया। अब इंसुलेशन मटेरियल है, उसके ऊपर क्या होती है, लीड की सीथ होती है। ये है आपकी लीड सीथ। सीथ का काम क्या है कि जो आपकी केबल है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है किससे, मॉइस्चर से। क्योंकि ये आप अंडरग्राउंड इसको यूज़ करते हो, अंडरग्राउंड लगाते हो तो यहाँ पे मॉइस्चर आ सकते हैं, इसलिए लीड की सीथ को यूज़ किया जाता है। और सीथ के ऊपर क्या होती है, बेडिंग होती है। एंड बेडिंग के बाद जो आती है वो आती है आपकी आर्मरिंग। आर्मरिंग ऐसा कुछ नहीं है, आर्मरिंग का मीनिंग सिंपल इतना है कि यहाँ पे गैल्वेनाइज स्टील के वायर होते हैं। आपने टेलीफोन केबल देखी होगी, उसको ओपन किया होगा तो उसमें गैल्वेनाइज स्टील के छोटे छोटे वायर लगे होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ लिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग। एंड आर्मरिंग के बाद आपका जो आता है वो आता है सर्विंग आती है। सर्विंग का कुछ भी मीनिंग है, टेक्सटाइल मटेरियल देखा होगा, ये भी आप टेलीफोन केबल्स में देख सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, टेक्सटाइल मटेरियल फिल किया होता है। तो ये आपका हो गया सर्विंग, किस मटेरियल की होगी, टेक्सटाइल की होगी। ये जो बेडिंग और सर्विंग है इनका पर्पस दोनों का सेम है। ये कोरोजन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शंस से बचाने के लिए यूज़ की जाती है। और इनको जहाँ पर भी केबल के बीच में स्पेस है वहाँ पे फिल कर दिया जाता है। जहाँ पर इंसुलेशन है वो तो इंसुलेशन यूज़ कर दिया, सीथ के बाद हम इन सब मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो सर्विंग क्या हो गई, टेक्सटाइल मटेरियल की यूज़ की जाती है। अब इन सब में अगर हम एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सीथ की एप्लीकेशन। तो सीथ की एप्लीकेशन क्या है, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर। नेक्स्ट है यहाँ पे सीथ के बाद आपका आ जाता है, सीथ के लिए दो तरह के मटेरियल यूज़ लिए जाते हैं। एक तो लीड, जो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ लिया जाता है वो लीड लिया जाता है, बट आजकल एल्यूमिनियम को भी यूज़ किया जाता है। और एल्यूमिनियम में भी अगर हम और आगे स्टैंडर्ड की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में भी अब यूज़ किया जाता है जो CSA मटेरियल को यूज़ किया जाता है, कोरुगेटेड सीमलेस एल्यूमिनियम। कोरुगेटेड सीमलेस एल्यूमिनियम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो लीड है, लीड जब हम यूज़ करते हैं एज ए सीथ तो वहाँ पे जो ड्रॉबैक क्या आते हैं लीड को यूज़ करने के, जो पहले भी यूज़ की जाती है और आज भी केबल्स में यूज़ कर लेते हैं इसको भी। तो जो लीड है उसके अंदर हमें यूज़ करने होते हैं सर्विंग प्लस आर्मरिंग की रिक्वायरमेंट होती है।
बट अगर हम एल्यूमिनियम को एज ए सीथ यूज़ करते हैं तो आपको सर्विंग और आर्मरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सर्विंग तो फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं, बट आर्मरिंग की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आर्मरिंग का जो बेसिकली पर्पज़ है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है। अब वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको सीथ का जो मटेरियल है, अगर वो एल्यूमिनियम है तो वो खुद ही उसको प्रोवाइड करा देगा, तो आपको अलग से आर्मरिंग की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि लीड अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको सर्विंग और आर्मरिंग बोथ रिक्वायरमेंट होगी। लीड के साथ क्या होगा, यहाँ पे सर्विंग की रिक्वायरमेंट भी होगी, और सर्विंग का मीनिंग है टेक्सटाइल मटेरियल। टेक्सटाइल मटेरियल क्या करता है यहाँ पे, कोरोजन और इलेक्ट्रोलाइटिक जो एक्शन होते हैं उनसे उसको बचाने का काम करता है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया सर्विंग का पर्पज़। नेक्स्ट आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग की रिक्वायरमेंट भी होगी किसके केस में, लीड के केस में। तो आर्मरिंग क्या है, गैल्वेनाइज्ड स्टील के वायर होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब एल्यूमिनियम को यूज़ करने के बाद क्या हुआ, आपकी आर्मरिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई है। तो हम यहाँ नोट करेंगे एल्यूमिनियम, ये क्या करता है, एलिमिनेट द यूज़ ऑफ आर्मरिंग। और नाउ इट इज़ जो यूज़ किया जाता है वो है CSA मटेरियल, कॉरुगेटेड सीमलेस मटेरियल। तो ये आप नोट कर सकते हो आपके नोट्स में। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी हाल ही में जो एक एग्ज़ाम हुआ था DFCCIL का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आपकी कॉरपोरेशन है, उसका जो एग्ज़ाम था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया कि पावर केबल की जो सीथ है वो कौन से मटेरियल से बनाई जाती है। तो उसमें आपके ऑप्शंस में दोनों थे, लीड भी था और एल्यूमिनियम भी था, और इसकी जो आंसर की आई उसमें जो आंसर आया वो आया लीड। ठीक है, बट अगर हम बात करें, अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि नाउ एडेज हम लीड की जगह एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं, और इसका रीज़न क्या है, आर्मरिंग को एलिमिनेट करने के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखें कि अगर आप जो है लीड का आंसर उन्होंने जो प्रस्पेक्टिव से ठीक माना है वो ये माना है कि क्योंकि लीड को मोस्टली यूज़ किया जा रहा है, एल्यूमिनियम और जो आपका CSA है ये प्रोग्रेस में, इसलिए उन्होंने लीड को सही माना है। अब जो उनकी अपडेटेड आंसर की आ सकती है, अगर उसमें अपडेट वो कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो लीड को ही आंसर मानेंगे, क्योंकि मोस्टली है जो लीड यूज़ किया जा रहा है। अगर आपका यही क्वेश्चन ESE वगैरह में पूछा जा सकता है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन में इस तरह का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं देगा वो अगर आपको लीड देगा तो एल्यूमिनियम नहीं देगा, और एल्यूमिनियम देगा तो लीड ऑप्शन में नहीं देगा। तो ये एक जस्ट एक प्रोग्रेस है, जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कोरोगेटेड सीमलेस एल्यूमिनियम को यूज़ किया जा रहा है। बट अगर पुरानी केबल्स की बात की जाए, अगर जो पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम जो लगा हुआ है, तो मोस्टली वहाँ पर केबल में आपको क्या मिलेगा, लीड ही एज ए सीथ यूज़ किया हुआ मिलेगा। केबल के बारे में जो लास्ट दो पॉइंट है वो है आपका प्री इम्प्रीग्रेनेटेड केबल और मास इम्प्रीग्रेनेटेड केबल क्या होती है। प्री इम्प्रीग्रेनेटेड केबल एंड मास इम्प्रीग्रेनेटेड केबल। अब प्री इम्प्रीग्रेनेटेड केबल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपको पता है इंसुलेशन तो लगाना है ही, तो इंसुलेशन करने में जब हम जिस पेपर को यूज़ करते हैं उस पेपर में हम ऑयल को भी यूज़ करते हैं। तो अब ऑयल को लगाने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो आपने क्या किया है कि आप जब पेपर को कंडक्टर मेटल के ऊपर एज ए इंसुलेशन लगा रहे हो, पहले ही हमने उसमें पेपर में ऑयल डाल दिया है। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप ओनली पेपर यूज़ करो, उसके बाद क्या करना है, उसमें उसको वैक्यूम में रखो और देन उसमें ऑयल फिल कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके एयर बबल्स रह जाते हैं वो वहाँ पर नहीं बनेंगे। तो मास इम्प्लीकेटेड में क्या हो रहा है कि जो आपका इंसुलेटेड केबल है उसमें पहले उसको वैक्यूम में रखा जा रहा है, देन उसको ऑयल फिल टैंक में रख रहे हैं। पहले हमने ओनली विदाउट ऑयल वाला पेपर यूज़ किया। प्री इम्प्लीकेटेड केबल में क्या होगा कि ऑयल इज एडेड टू द ड्राइड पेपर बिफोर जो आपका इंसुलेशन है। ठीक है, तो प्री इम्प्लीकेटेड क्या हो गया, ऑयल इज एडेड, ये भी आप नोट कर लें, ऑयल इज एडेड टू द ड्राइड पेपर बिफोर इंसुलेशन। मास इम्प्लीकेटेड केबल में क्या होगा, जो आपकी इंसुलेटेड केबल है, यानी कि पहले ही आपने क्या कर दिया, इंसुलेशन कर दिया, ऑयल पहले उसमें नहीं लगाया है पेपर में, उसको बाद में हम क्या करते हैं, वैक्यूम देन ऑयल फिल्ड टैंक। ये काम जो किया जाता है ये ओनली
ऐसा नहीं है कि पावर जो पावर केबल है उसी में किया जाता है। ये आपका जो कंडक्टर, जो आपकी मशीन में अल्टरनेटर में जो कंडक्टर होता है उसको भी जब हम इंसुलेशन देते हैं, जो कंडक्टर उसके आर्मेचर में लगाए जाते हैं, जब उनको इंसुलेशन दिया जाता है तब भी वहाँ पर इंसुलेशन देने के लिए मास इम्प्रेग्नेटेड केबल यूज़ की जाती है। यानी कि जो आपका इंसुलेशन है उसको पहले लगा दिया जाता है ड्राइड इंसुलेटर को, माइका पेपर को, उसके बाद उसको ऑयल फिल्ड टैंक में डाल करके इंसुलेट किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं मास इम्प्रीग्रेशन। और इसके बाद जब आप ये इंसुलेटेड केबल में वैक्यूम और ऑयल फिल टैंक में रख देते हो, देन हम उसमें क्या करते हैं, सीथ को अप्लाई करते हैं। सीथ इज अप्लाइड आफ्टर दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरी प्रोसेस। इससे हम पावर केबल की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे आगे, वो हम देखेंगे जो आपकी पावर केबल है, जो नेक्स्ट लेक्चर का अपना टॉपिक होगा, उस केबल के अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। अभी जो हमने रेजिस्टेंस देखा था वो कंडक्टर का था। अब हम केबल में दो तरह के रेजिस्टेंस से हम एनकाउंटर होंगे। एक तो होगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस और दूसरा जो होगा वो होगा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। तो एक तो आपका यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की स्टडी करनी है। दूसरा हमें देखना है जो कैपेसिटेंस है, इंसुलेशन का जो कैपेसिटेंस है, क्योंकि इंसुलेटर है तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगी, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी तो वो क्या करेगा, पोलराइजेशन होगा, चार्ज है जो डिफरेंट डिफरेंट दोनों लेयर्स में चला जाएगा, तो एज ए कैपेसिटर का वहाँ पे वर्क होगा। तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे किस तरह से कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया जाता है। और केबल में भी हम दो तरह की केबल की बात करेंगे। एक आपकी सिंगल कोर केबल होगी। सिंगल कोर केबल का मीनिंग क्या है, जिसमें आपके ओनली सिंगल कंडक्टर है। मल्टी कोर केबल का मीनिंग क्या है, जिसमें जो है आपकी थ्री फेज केबल या फिर मोर देन थ्री कंडक्टर अवेलेबल है। तो ये दो दो तरह की आपकी क्या होगी, केबल हो गई। तो केबल में हमने अभी इतनी सारी चीज़ें देखी, जिसमें हमने कंडक्टर देखा, सीथ देखा, सीथ के ऊपर हमने कंडक्टर इंसुलेशन देखा, देन हमने सीथ को देखा, सीथ के ऊपर हमने सर्विंग यूज़ की, फिर हमने आर्मरिंग यूज़ की, ये सब बेडिंग वगैरह यूज़ की, तो सब मटेरियल को वहाँ पे यूज़ किया गया। बट अगर हम इसको एज ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जब स्टडी करेंगे, और ज़्यादातर जब हम इंसुलेशन टेस्टिंग करते हैं तो सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में, वहाँ पर भी हम जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, ओनली किस चीज़ों को कंसिडर करेंगे। एक तो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल है, और कंडक्टर के बाद इंसुलेटर आता है, और इंसुलेशन के ऊपर क्या होता है, ये आपकी सीथ होती है। तो सीथ भी क्या है, एक मेटेलिक बॉडी है। तो सीथ क्या होती है, केबल है तो अंडरग्राउंड है, तो ये क्या होगी, अर्थ होगी। अर्थ होगी तो ये जो आपकी सीथ है इसको तो अर्थ कनेक्शन दे दिया होता है। और जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये भी क्या है आपका, किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का होगा। ठीक है। और ये जो इंसुलेशन होता है इन दोनों के बीच में होता है, इंसुलेशन जो होगा आपका वो होगा पीवीसी का या फिर रबर और XLP, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ये भी आप नोट कर लें, एग्जाम पूछा जा सकता है इसकी फॉर्म, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, PVC, रबर, XLPE। तो ये जो डायग्राम बनाया है ये एज ए नेटवर्क जब भी हम स्टडी करेंगे, मेजरमेंट में स्टडी करेंगे, तो हम इन्हीं तीन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेशन और सीथ। सीथ आपका मेटेलिक बॉडी है तो इसको भी क्या किया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसको अगर हमने कंडक्टर को वी फेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी फेस, तो हम वी वोल्टेज दी हुई है, तो हमें को अगर सीथ के रेस्पेक्ट में कंडक्टर की वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, कंडक्टर की पर फेस वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है। तो इसको हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे, और यहीं पे हम एक चीज़ निकालेंगे कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है कंडक्टर की सरफेस पे ज़्यादा होता है, और इंसुलेट सीथ तक पहुँचते पहुँचते वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जी मैक्सिमम यहाँ पे होगा, जी मिनिमम यहाँ पे होगा, तो उसको किस तरह से इक्वलाइज किया जाता है, तो वो सब हमारे पॉइंट आएंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।